हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। तो जैसे कि 10th वालों का 12 अप्रैल को मैथ का पेपर हो चुका है, तो उम्मीद है दोस्तों सभी स्टूडेंटों का पेपर अच्छा गया होगा। तो मैं आज मैथ का पूरे पेपर का हल लेके आया हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितने नंबर का सही हो गया है और आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया है कि सभी खंड कीजिए। तो दोस्तों इसमें 5 खंड दिए गए हैं और जिसमें आपको सही विकल्प चुनना है। तो इसका पहला पार्ट यानी क पार्ट दिया है कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब 156 के गुणनखंड करने आते होंगे आपसे कि कैसे करते हैं, कि सबसे पीछे वाली संख्या देखते हैं कि सम है तो सम संख्या से ही भाग करेंगे। तो 2 से करेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 बचा 2 अट्ठे 16। उसके बाद आपकी फिर से सम संख्या है, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, 1 बचा 2 निम 18। उसके बाद आपकी विषम संख्या आ गई और विषम संख्या का यानी 3 से भाग करेंगे तो 3 एकन 3 और 3 तिया 9। तो आपके गुणनखंड कितने हो जाएंगे कि 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इसे हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। अब ख खंड दिया है कि यदि सेक थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान होगा। तो अब आपको बताना है कि सेक में किस एंगल की वैल्यू 2 होती है। तो सेक 60 की वैल्यू 2 होती है, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और गै पार्ट दिया है कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर हों तो m का मान होगा। तो अब आपको पता है कि जब मूल बराबर दे रखे हों तो उसका विभक्त कर 0 होता है, और विभक्त कर क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। तो इसकी व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो a बराबर कितना दिया है 3 और b बराबर कितना दिया है माइनस के 12 और c बराबर दिया है आपको m। तो जब इसमें रखेंगे तो माइनस 12 का वर्ग करेंगे तो प्लस का 144 ही हो जाएगा, तो 144। फिर माइनस 4 इंटू ए का कितना वैल्यू है 3 और सी की कितनी है m बराबर 0। तो 144 को पहली तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 4 या 12m और ये हो जाएंगे माइनस के 144। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, जब 12 का 144 में भाग करेंगे तो 12 बार जाएगा, तो m का मान हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका घ पार्ट दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है तो उसके शीर्ष लंब की लंबाई होगी। यानी दोस्तों आपको एक समबाहु त्रिभुज दिया है और समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि जिनकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वह समबाहु त्रिभुज होता है, और इसकी भुजाएं आपको दे रखी हैं 2a। तो जब इस पे हम लंब डालेंगे, शीर्ष लंब डालेंगे तो ये 2 भाग में बढ़ जाएगा, ये a भाग हो जाएगा और ये a भाग हो जाएगा और ये 90 एंगल हो जाएगा। तो अब आपको AD की लंबाई उसने पूछी है, और AD की लंबाई कैसे निकालेंगे कि पाइथागोरस का प्रयोग कर कर, क्योंकि ये राइट एंगल बनना है और राइट एंगल में पाइथागोरस यानी हमें लंब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि लंब यानी AD का वर्ग बराबर कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे। तो कर्ण कितना 2 दूनी 4 a स्क्वायर और माइनस के आधार कितना आपका a, तो a स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा कि AD का वर्ग बराबर 4 स्क्वायर में तो a स्क्वायर गया तो 3a स्क्वायर। जब इसका वर्गमूल लेंगे तो AD बराबर बचेगा दोस्तों आपका कि a अंडर रूट में 3। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। तो अब इसका अड़े पार्ट दिया है कि 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो यानी सम संख्याएं दे रखी हैं आपकी 1 से 10 तक के बीच की और उसका समांतर माध्य निकालना है। और सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं कि 2, 4, 6, 8, 10। अब ये आपको डाटा दे रखा है xi, तो समांतर माध्य कैसे निकालते हैं जिसे हम x बार से प्रदर्शित करते हैं कि सिग्मा xi अपॉन n। तो n क्या है आपके कि नंबर हैं, यानी कितने नंबर आपके 1 2 3 4 5, यानी n का मान आपका 5 दिया है। और सिग्मा xi यानी इसका जोड़ कितना हो जाएगा कि 2 4 6 6 12 और 8 20 और 10 30, तो 30/5 तो 5 30। तो 6 कौन सा आ रहा है आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसका 6 पार्ट दिया है कि बिंदु P और Q के बीच की दूरी यदि 10 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके यानी r बराबर आपको 10 दिया है, तो इस पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो लगाएंगे तो r का मान 10 और अंडर रूट में
x2 का मान कितना है, यानी x2 का मान है आपका 10 और माइनस x1 का मान कितना है 2 का होल वर्ग और प्लस y2 का मान कितना है y और माइनस y1 का मान कितना है माइनस के 3, तो ये प्लस के 3 हो जाएंगे होल वर्ग। तो जब इसका रूट हटाएंगे तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तद्धाम 100 और ये 8 बचे, 8 8 64 और प्लस के इसका होल वर्ग खोल देंगे वाई स्क्वायर प्लस के इन दोनों का 3 3 9 और इन दोनों का दुगना, तो 3 दूनी 6y। तो दोस्तों यहाँ से क्या बचेगा आपका कि वाई स्क्वायर और प्लस के 6y, तो 64 और 9 जोड़ेंगे तो 73 और 100 में से 73 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके 27 और 27 उल्टी तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 27 बराबर 0। और 27 के आपको ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के घटा के कितने आ जाएं कि 6 आ जाए। तो 27 के गुणनखंड दोस्तों कितने होते हैं कि 9 या 27, तो जब इसमें लगाएंगे तो वाई स्क्वायर प्लस के 9y माइनस के 3y और माइनस के 27 बराबर 0। तो यहाँ से y कॉमन तो y प्लस के 9 बचा और यहाँ से 3 कॉमन तो y प्लस के 9 बचा बराबर 0। तो आपका एक तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी और एक y की वैल्यू माइनस के 9 आ जाएगी। तो माइनस के 9 और 3 कहाँ है, यानी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपका सही है। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि सभी खंड कीजिए, यानी आपको इसमें 4 खंड दिए हैं और चारों खंड करना आपको अनिवार्य है। तो इसका पहला पार्ट यानी कै पार्ट दिया है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 12x प्लस के 2m बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान ज्ञात कीजिए। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जिसके मूल बराबर होते हैं तो उसका विभक्त कर 0 के बराबर होता है। विभक्त कर क्या होता है कि b² माइनस के 4ac बराबर 0। तो जब इसके व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे जो क्या होती है कि ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0, जब इससे तुलना करेंगे तो a बराबर तो है आपका 3 और b बराबर कितना है माइनस के 12 और c बराबर आपका है 2m। जब इसमें पुट करेंगे तो b का यानी माइनस 12 का होल वर्ग और उसके बाद माइनस 4 इंटू a का मान कितना 3 इंटू c का मान कितना है 2m बराबर 0। तो 12 का वर्ग होता है 144 प्लस का और माइनस 4 या 12, 12 दूनी 24m बराबर 0। तो माइनस के 24m बराबर 144 लेके जाएंगे पल्ले की तरफ तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट और m बराबर कितना हो जाएगा 144/24। तो 24 को 6 से काट दो तो 6 चौक 24 और इसे काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 4 से काटेंगे तो 4 छिंग 24। तो m बराबर कितना आ जाएगा आपका 6। दिस इज आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ख पार्ट दिया है कि cos स्क्वायर 67 माइनस के sin स्क्वायर 23 का मान ज्ञात कीजिए। यानी आपको cos स्क्वायर 67 और माइनस sin स्क्वायर 23 का मान ज्ञात करना है। तो आपको किसी एक को चेंज कर लेंगे इसे कि यदि आप इसे cos स्क्वायर 67 को यदि cos स्क्वायर 90 माइनस के 23 करेंगे तो तब भी आपका ये cos स्क्वायर 67 है और ये आप यूं के तो लिखेंगे इसे sin स्क्वायर 23। तो अब आपको पता है कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है कि sin थीटा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर 23 और माइनस के sin स्क्वायर 23। तो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो आंसर आ जाएगा आपका 0। तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 का गैप पार्ट दिया है कि एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको एक त्रिभुज दिया है जिसका आधार तो दिया है आपका, यानी आधार की लंबाई दे रखी है 14 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई कितनी दी है आपको कि 7 सेंटीमीटर। और दोस्तों अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आपको आधार पता है और ऊंचाई पता है तो इसमें लगा देंगे तो 1/2 इंटू आधार कितना है 14 इंटू ऊंचाई कितनी है 7, तो 2 से काटेंगे तो 2 7 14, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 7 49 सेंटीमीटर वर्ग। दिस इज आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 के घ पार्ट में चलते हैं जो कि दिया है कि प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। और दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं जो 1 से करती हो या स्वयं से करती हो वो अभाज्य संख्या होती है। तो आपको 10 लेनी है प्रथम, तो कौन कौन सी हो जाएंगी कि 2 1 3 1 5 और 1 7 और उसके बाद 11 13 उसके बाद 17 और उसके बाद
17 के बाद 19, 19 के बाद आती है आपकी 23, 23 के बाद आती है आपकी, यानी 23 के बाद 29। तो गिन लेते हैं कितनी होगी आपकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हो गई। तो अब आपको इन आंकड़ों का माध्यिका निकालना है। और माध्यिका कैसे निकालते हैं कि ये अंक आपको कितने दे रखे हैं कि n बराबर 10 दिए हैं, तो ये आपकी जो है ये सम संख्या है। और जब सम संख्या आ जाए तो आपकी माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है कि माध्यिका बराबर होता है कि ny2वां पद प्लस ny2 प्लस 1वां पद और बटे 2। तो n बटे 2वां पद कौन सा हो जाएगा आपका कि यानी 10 बटे 2 यानी 5वां पद। और 5वां पद आपका कौन सा हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 यानी 11 और प्लस यानी और ये कौन सा हो जाएगा यानी n/2 5 और 1 6 यानी 6वां पद। 6वां पद आपका 13 और बटे 2। तो इन्हें जोड़ेंगे तो 3 और 1 4 और 1 और 1 2 यानी 24 हो जाएगा और ये आपका 2 का भाग ले आएंगे तो 12 आ जाएगा। तो माध्यिका आ जाएगी आपकी 12। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, जो कि बोल रहा है कि सभी खंड कीजिए। तो इसमें आपको 4 खंड दिए हैं और चारों खंड करना आपको अनिवार्य है। तो इसका पहला खंड यानी क्या पाठ दिया है कि संख्याओं 26 और 91 का भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो आपको 26 और 91 के गुणनखंड करने हैं। तो 26 के करेंगे पहले, तो ये 13 यानी 2 से कटेगा तो 13 दूनी 26 और ये 13 से कटेगा 13 एकन 13। और इसके बाद आप 91 के करेंगे तो ये आपको पता है कि 13 सत्ते 91 होते हैं और ये 13 से। तो आपके जो गुणनखंड हैं 26 के वो कितने आ जाएंगे कि 2 × 13 और 91 के कितने हैं आपके कि 13 × 7। तो अब आपको पता है कि HCF कैसे लेते हैं कि जो कॉमन होता है दोनों में वो ही आपका HCF कहलाता है। और LCM में जो कॉमन होता है वो लेते हैं और जो दोनों में बचा रह जाता है वो उतार लेते हैं। इसमें 2 रह जाता है, इसमें 7। तो 13 दूनी 26 और ये 13 सत्ते 91 होते हैं। और 91 दूनी कितने हो गए कि 91 में आपको 2 की गुणा करनी है तो 2 एकन 2 और 2 निम 18 यानी 182 आपका LCM हो जाएगा। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के ख पार्ट में चलते हैं, जो कि P के किन मानों के लिए समीकरण की जोड़ी का एक अद्वितीय हल है। तो आपको पता है एक अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 और बराबर C1/C2। ये कंडीशन होती है आपकी अद्वितीय हल की। तो जब आप A1/A2 लगाएंगे, A1 का मान कितना है कि 4 और A2 का मान कितना है 2 और B1 का मान कितना है P और B2 का मान कितना है आपका 2 और C1 का मान कितना है 8 और C2 का मान कितना है 2। जब आप इसमें लगाएंगे तो यानी A1 4 और ये 2 और B1 कितना है कि P/2 और C1 का मान कितना है कि 8/2। तो देखो जब ये 2 से 2 कट जाएगा तो P नॉट इक्वल टू तो 4 आ जाएगा। और जब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो P बराबर 8। तो ये हो जाएगा आपके आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के गैप पार्ट पे चलते हैं, जो कि दिया है कि चित्र में AD पर BC लंब है तो सिद्ध कीजिए कि AB का होल वर्ग प्लस CD का होल वर्ग बराबर होता है BD का होल वर्ग प्लस AC का होल वर्ग। तो दोस्तों आइए अब इसे सिद्ध करते हैं। तो आपको पहले त्रिभुज लेंगे कि ABD में, तो त्रिभुज ABD में, तो त्रिभुज ABD में आपको पता है ये त्रिभुज जो बनना है ये राइट एंगल बनना है और राइट एंगल में हम पाइथागोरस प्रयोग कर सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रयोग से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा कि कर्ण आपका AB हो जाएगा और लंब कितना हो जाएगा कि लंब हो जाएगा AD और आधार कितना है BD। तो यानी कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग और बराबर होगा लंब का वर्ग AD का होल वर्ग और प्लस आधार का यानी BD का वर्ग। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद त्रिभुज लेंगे कि त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में, तो अब आपको पता है इसमें पाइथागोरस प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये भी राइट एंगल बनना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से कि कर्ण कौन सा हो जाएगा आपका कि AC कर्ण हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर लंब यानी AD का वर्ग और प्लस CD का वर्ग। तो अब आपको यहां से AD की वैल्यू निकाल लेंगे तो AD का होल वर्ग
बराबर हो जाएगा AC का होल वर्ग और माइनस के CD का होल वर्ग। ये हो जाएगी आपकी समीकरण नंबर सेकंड। और समीकरण नंबर सेकंड व फर्स्ट से, तो आप जब समीकरण नंबर सेकंड से AD की वैल्यू समीकरण नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा कि AB का होल वर्ग बराबर AD की जगह रखेंगे AC का होल वर्ग और माइनस CD का होल वर्ग और प्लस BD का होल वर्ग। तो ये हो जाएगा आपका AB का होल वर्ग। और जब AB का होल वर्ग आपको यहां से क्या लेके आना है कि CD लेके आना है। जब CD उल्ली की तरफ लेके आएंगे तो प्लस क्या हो जाएगी CD का होल वर्ग और बराबर ये बचा आपका कि BD का होल वर्ग, इसे पहले लिख सकते हैं आप BD का होल वर्ग और प्लस इसे बाद में यानी AC का होल वर्ग। यानी आपको यही सिद्ध करना था। चेक कर लो आंसर। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 3 का गृह पाठ देखते हैं, जो कि दिया है कि एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों आपको पता है घन क्या होता है कि जो वर्ग से मिलकर बना होता है वो हमारा घन कहलाता है, यानी जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको घन का आयतन दिया है, घन का आयतन बराबर दिया है आपको 1331। अब यदि आप इसकी घन की भुजा मान लेंगे कि माना घन की भुजा बराबर A मान लो, यानी A सेंटीमीटर, तो ये पता है कि घन का आयतन कितना होता है कि A का क्यूब, यानी घन यानी भुजा का क्यूब होता है आयतन। तो ये आपको दिया है 1331। तो जब इसका घन मूल लेंगे तो A बराबर कितना आ जाएगा 11, क्योंकि 11 का घन मूल होता है। तो A बराबर आ जाएगा आपका 11 सेंटीमीटर। लेकिन अभी आपको क्या निकालना है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा कि ये होता है आपका 6 इंटू भुजा का वर्ग यानी A का वर्ग। तो 6 इंटू 11 इंटू 11, तो 6 इंटू 11 की गुणा 11 में करेंगे तो 121 और 121 में 6 की गुणा करेंगे तो 6 एकन 6, 6 दूनी 12 और 6 एकन 6 और 1 7, यानी सेंटीमीटर वर्ग आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, जो कि बोल रहा है कि सभी खंड कीजिए, यानी आपको इसमें 4 खंड दिए हैं और चारों खंड करना आपको अनिवार्य है। तो इसका पहला पार्ट यानी क्या पार्ट दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे सिद्ध करेंगे कि मान लेंगे इसे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या कौन सी होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें, वो हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। बोले तो Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी हर का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तब वो हमारी परिमेय संख्या होती है। तो 3√2 बराबर P/Q। और यहाँ पर P और Q कौन सी संख्या है कि जहाँ P और Q हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या बोले तो जो या तो स्वयं से करती हो या एक से करती हो, जिसका LCF 1 आता हो। अब ये 3√2 का गुणांक है, तो जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाग में पहुंच जाएगा। तो √2 बराबर P/Q और भाग 3। अब आपको पता है कि P/Q क्या है परिमेय संख्या, और 3 क्या होती है, ये भी परिमेय संख्या होती है, क्योंकि जिसके नीचे हम 1 लगा सकें वो परिमेय संख्या होती है। तो अब एक बात बताओ कि यदि मैं किसी भी परिमेय संख्या में, यदि मान लो किसी भी परिमेय संख्या से भाग करूं तो वो कितना आएगा कि वो परिमेय ही संख्या आएगी। बोलो तो देखो 2 एकन 2 और 1 बचा 2 पंजे 10, तो इसका मतलब ये भी हमारी परिमेय संख्या है। तो यहाँ से ये निष्कर्ष निकला कि यदि हम किसी भी परिमेय संख्या में किसी भी परिमेय संख्या से भाग करें तो वो हमारी परिमेय ही संख्या आती है। और एक बात बताओ √2 कैसी संख्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या, और ये होगी आपकी परिमेय संख्या। तो ये तो बात बहुत गलत होगी, यानी ये तो बहुत विरोधाभास प्रकट हो गया। तो इसीलिए कह सकता हूं कि फिर √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए विरोधाभास प्रकट होता है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या होगी।
हेंस प्रूफ। तो आइए दोस्तों अब ख पार्ट पे चलते हैं, जो कि दिया है कि यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 अंश होता है। तो आपको दिया है कि tan a बराबर cot b। अब आपको पता है कि 90 वाले क्वाड्रेंट में त्रिकोणमितीय फलन चेंज हो जाते हैं, तो tan का क्या हो जाता है कि cot थीटा। तो यदि आप tan a को क्या लिख सकते हो कि cot 90 माइनस के a, क्योंकि cot 90 माइनस a होता है tan a, क्योंकि tan cot में चेंज हो जाता है और cot tan में चेंज हो जाता है, और ये क्या है आपका cot b। अब cot से cot कैंसिल आउट, तो बचा आपका 90 माइनस के a और यहाँ से b, तो a पहली तरफ लेके जाएंगे तो ये बचेगा आपका a प्लस के b बराबर 90 अंश। क्या आपको यही सिद्ध करना था? चेक करो, हेंस प्रूफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के गैप पार्ट पे चलते हैं, जो कि दिया है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको 6 मीटर वाला ऊर्ध्वाधर स्तंभ दिया है, तो ये आपका 6 मीटर वाला स्तंभ है और इसकी जो छाया की लंबाई पड़ रही है वो उसकी छाया की लंबाई है 4 मीटर की दूरी पर। तो इसको मिला देंगे और उसी समय एक मीनार दी गई है जिसकी हाइट आपसे पूछी है, तो इसकी हाइट आपको निकालनी है और ये इसकी जो मीनार है उसकी जो छाया की लंबाई है वो कितनी है कि वो है आपकी 28 मीटर। तो आपको इस मीनार की हाइट बतानी है। तो हाइट कैसे निकालेंगे कि ये आपके दो त्रिभुज बन गए, इसको नाम दे देता हूं कि ये ए बी और ये सी और ये डी और ये ई। तो एक त्रिभुज बन गया आपका ए बी डी ए और एक त्रिभुज बन गया आपका ई सी डी ई। तो त्रिभुज ए बी डी में यानी त्रिभुज ए बी और डी एंड त्रिभुज ई सी डी में, तो ई सी डी में आप नाम कोई से भी रख सकते हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखो इसमें कि ये जो कोण है आपका ये ए बी डी का भी है और ई सी डी का भी है, यानी ये जो कोण है ये दोनों त्रिभुजों का उभयनिष्ठ कोण है। तो मैं इसे लिख सकता हूं कि कोण ए डी बी की कोण ए डी बी बराबर होगा कोण किसके कि ई डी सी के कि कोण ई डी सी के। तो ये क्या है आपका कि उभयनिष्ठ है। और उसके बाद आपका जो स्तंभ था वो भी ऊर्ध्वाधर है, तो ये भी 90 एंगल कोण बनाएगा और मीनार भी ऊर्ध्वाधर है तो ये भी 90 एंगल कोण बनाएगी। तो लिख सकता हूं कि कोण ए बी डी, तो कोण ए बी डी बराबर होगा कोण ई सी डी के, तो ई सी डी ये किसकी वजह से हुआ कि राइट एंगल। अब आपको पता है किसी भी त्रिभुजों के जब दो कोण बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण तो अपने आप ही बराबर हो जाता है। तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी डी यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम होगा यानी समरूप होगा त्रिभुज ई सी डी के। ये किसकी वजह से हुआ कि एंगल की वजह से। जब ये दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाता है। तो ए बी बट्टे ई सी बराबर होगा बी डी बट्टे ई डी। तो अब आपको पता है कि ए बी कितना दिया है आपको कि एच जो कि हमें निकालनी है, और ई सी कितना दिया है आपको 6 और बी डी कितना दिया है आपको 28 और सी डी कितना दिया है आपको 4। इसे काटेंगे तो 4 सकते 28, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 7×42 मीटर। तो यही हो जाएगी आपकी मीनार की ऊंचाई। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 4 के घ पार्ट पर चलते हैं, जो कि दिया है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 2:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया क्या है कि 7.6 यानी ये ए बी 7.6 रेखाखंड दिया है और इस रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित किया गया है। तो ये आपको 2 और ये 3 अनुपात में विभाजित किया गया है।
तो आपसे इस छोटे भाग की लंबाई और बड़े भाग की लंबाई पूछी है, तो कैसे निकालेंगे कि माना छोटे भाग की लंबाई x है और बड़े भाग की लंबाई y है। तो जब हम छोटे भाग की लंबाई निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल लंबाई यानी 7.6 और इनटू छोटे भाग का अनुपात यानी 2 और बट्टे नीचे इन दोनों भागों का योगफल यानी 2 + के 3। तो ये कितना हो जाएगा कि 7.6 इंटू 2/3 और 2 5। तो जब आप इसे सरल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा कि 5 का इसमें भाग करेंगे तो 7.6 इंटू ये हो जाएगा आपका कि ना जाने की 0 20 हो गया तो 5 चौक 20। तो 7.6 की 0.4 में गुणा करेंगे 3.04 सेंटीमीटर। और जब बड़े भाग की लंबाई निकालेंगे तो टोटल लंबाई 7.6 इंटू यानी जिस अनुपात में बांट रहा था यानी 3 और बट्टे नीचे इन अनुपातों का योगफल तो यानी 2 + के 3। तो ये कितना हो जाएगा कि 7.6 इंटू 3/5। तो ये 7.6 इंटू जब 5 का भाग 3 में देंगे तो ना जाने की 0 और 5 6 30। तो अब 7.6 की 0.6 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4.56 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि बोल रहा है कि सभी खंड कीजिए। यानी आपको इसमें 4 खंड दिए गए हैं और चारों खंड करना आपको अनिवार्य है। तो इसका पहला पार्ट यानी कैप पार्ट दिया है कि ऐसे 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो दोस्तों क्या करना है आपको कि मान लेना है कि माना विषम धनात्मक पूर्णांक कौन से हो जाएंगे कि क्रम से 2x + के 1 और 2x + के 3 हैं। तो दोस्तों अब आपसे बोला है कि इनके वर्गों का योगफल 290 है। तो प्रश्नानुसार कि 2x + 1 का होल वर्ग और प्लस 2x + 3 का होल वर्ग बराबर दिया है आपको 290। तो इसका होल वर्ग खोलेंगे तो 4x² + के 1 और ये 2 दूनी 4x प्लस का 4x² + के 9 और प्लस के 2 दूनी 4 तिया 12x बराबर 290। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 8x² और ये हो जाएंगे आपके 4x और 12x यानी प्लस के 16x और प्लस के ये हो जाएंगे आपके 9 और 1 10। और जब 290 को उल्टे की तरफ लेके आएंगे तो माइनस के 290 हो जाएंगे और प्लस के 10 हैं तो बचेंगे माइनस के आपके 280 बराबर 0। अब 8 का इसमें भाग चला जाएगा तो 8 का भाग देंगे इसमें तो यानी x² प्लस के 8 दूनी 16 और माइनस के 8 तिया 24 4 बचे 8 पंजे 40 यानी 35 बार चला जाएगा। अब आपको 35 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के गया घटा के 2 आए तो कितना हो जाएगा कि 5 सत्ते 35। तो x² प्लस के 7x माइनस के 5x और माइनस के 35 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन है तो यहाँ पर बचेगा x प्लस के 7। यहाँ से माइनस के 5 कॉमन है तो यहाँ बचेंगे x प्लस के 7 बराबर 0। तो एक तो कोष्टक में हो जाएगा आपका x प्लस के 7 क्योंकि ये कोष्टक आपका सेम है और दूसरे कोष्टक में बचेगा आपका x माइनस के 5 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा आपका माइनस के 7 और x बराबर आ जाएगा आपका 5। तो अब आपकी x की वैल्यू 2 आ जाएंगी। तो जब x बराबर -7 रखेंगे तो पहली पूर्णांक की संख्या क्या आ जाएगी 2x प्लस के 1 यानी 2 इंटू माइनस के 7 और प्लस के 1 तो 2 सत्ते 14 में से 1 गया तो माइनस के 13। और दूसरी कौन सी थी आपकी 2x प्लस के 3 तो इसमें भी आप माइनस के 7 रखेंगे तो 2 सत्ते 14 और 14 में से 3 गया तो माइनस के 11। और उसके बाद जब आप x बराबर 5 रखेंगे तो 2x प्लस 1 में तो 2 इंटू 5 प्लस के 1 तो 2 पंजे 10 और 1 11। और जब आप इसमें 2x प्लस 3 में 5 रखेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस के 3 2 पंजे 10 और 13। तो आपकी क्रम से पूर्णांक संख्या कौन सी आ जाएंगी कि एक तो आ जाएगी माइनस के 13 और दूसरी आ जाएगी माइनस के 11 या ऐसा या फिर हो सकता है कि 11 आए और 13 आए।
क्योंकि आपकी एक्स की वैल्यू 2 निकली थी। तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के ख पार्ट पे चलते हैं, जो कि दिया है कि यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y सररेख हो तो सिद्ध कीजिए कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है। तो अब आपको पता है कि तीन बिंदुओं का सररेख होना कब कहलाता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो, क्योंकि वो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, क्योंकि तीनों बिंदु एक ही लाइन में हैं। जब तीनों बिंदु एक ही लाइन में हैं तो वो त्रिभुज कभी भी बन ही नहीं सकता। तो कह सकता हूँ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 0 के। अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/2 और कोष्टक में x1 कोष्टक में y2 माइनस के y3 और प्लस x2 y3 माइनस के y1 और प्लस x3 कोष्टक में y1 माइनस के y2। ये होता है आपके त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि 0 होता है तो 1/2 और कोष्टक में x1। अब इनकी वैल्यू आप पुट कर देंगे तो बिंदु आपके पास कौन कौन से थे कि a, 0 और 0, b और x, y। तो x1 का मान कितना था कि a और y2 का मान कितना था यानी b और y3 का मान कितना था y और प्लस x2 का मान कितना था कि 0 और y3 का मान कितना था कि y3 का था y और माइनस y1 का मान 0 और प्लस x3 का मान कितना है कि x और y1 का मान कितना है कि y1 का मान 0 और माइनस y2 का मान कितना है कि b और बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो 1/2 जब इधर को लेके जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा 0 में, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब a की इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ab और माइनस के ay और ये देखो 0 है तो 0 की पूरे कोष्ठक में गुणा करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा और प्लस x की इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और x भी यानी बोले तो bx बराबर 0। तो यहाँ से ay और bx को पहली तरफ लेके जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के और x वाला पद पहले लिखा जाता है तो bx प्लस के ay बराबर ab। अब दोनों तरफ हम ab का भाग कर सकते हैं तो ab का दोनों तरफ भाग करने पर जब ab का दोनों तरफ भाग करेंगे तो ab से ab एक बार कट जाएगा और यहाँ पर b से b कट जाएगा और a से a कट जाएगा। तो बचा कितना आपके पास कि x अपॉन के a और प्लस के y अपॉन b और बराबर 1। चेक करो क्या यही आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूफ। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के ग पार्ट पे चलते हैं, जो कि दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक लंबवृत्तीय शंकु दिया है तो इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो तो आपको कितनी दे रखी है कि वो दी है आपको 13 सेंटीमीटर, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो L बराबर 13 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या आपसे पूछी है और यानी R आपसे इसमें पूछी गई है। तो आपको अब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आना चाहिए, जो कि क्या होता है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठ की पाई r और कोष्टक में r प्लस के l। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ दिया है आपको यानी a बराबर एरिया कितना दिया है आपको कि 90 पाई। तो पाई r का मान आपको निकालना है और r प्लस l का मान आपको दिया है 13 सेंटीमीटर और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दिया है कि 90 पाई। तो पाई से पाई कैंसिल आउट, r की इसमें मल्टीप्लाइज करेंगे तो ये हो जाता है r² और प्लस के 13r और बराबर 90। तो 90 उल्टी तरफ लेके आएंगे तो r² प्लस के 13r और माइनस के 90 बराबर 0। अब 90 के ऐसे गुणनखंड करो कि जोड़ के घटा के 13 आ जाए। तो 18 पंजे कितने होते हैं 90। तो r² प्लस के 18r और माइनस के 5r और माइनस के 90 बराबर 0। तो यहाँ से r कॉमन है तो बचेगा आपका r प्लस के 18 और यहाँ से माइनस के 5 कॉमन है तो r प्लस के 18 बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा आपका r प्लस के 18 और एक में हो जाएगा r माइनस के 5 बराबर 0। तो यहाँ से r प्लस 18 बराबर 0 रखेंगे तो r बराबर मिलेगा माइनस के 18 और आपको पता है कि त्रिज्या कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो यहाँ से r माइनस के 5 बराबर 0 तो r बराबर आपको मिलेगा 5। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी आपकी कि 5 सेंटीमीटर, यही आपको निकालना था।
तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 5 के गहपाठ पे चलते हैं, जो कि दिया है कि निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ दैनिक माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आपको एक सारणी दे रखी है जिसके अंदर आपको दैनिक व्यय के आंकड़े दे रखे हैं और परिवारों की संख्या दे रखी है। तो आपको इसका माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि आपको सबसे पहले इनका वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं कि इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं। तो 100, 150, 250, 250 का आधा होता है 125। अब इसी प्रकार हम आधा करते चले जाएंगे जोड़ के, लेकिन आपको क्या करना है, हमें तो पता है कि जितने का इसमें अंतर होता है उतने ही हम इसमें जोड़ते चले जाएंगे। तो इसमें आपको 50 का अंतर है, तो 125 और 50 कितने हो जाएंगे 175, और 175 और 50 कितने हो जाएंगे कि 225, और 225 और 50 275, और 275 और 50 325। अब इसके बाद आपको एक्स आई यानी वर्ग चिन्ह की एफ आई में गुणा करनी पड़ेगी। तो गुणा करेंगे तो एक यानी 4 की 125 में करेंगे तो 4 पंजे 20, और 4 दूनी 8 और 2 10 के 0, और 4 एक 4 और 1 5। इसी प्रकार 5 की 5 में तो 175 में यानी 5 25 2, और 5 सत्ते 35 और 2 37 3, तो 5 एक 5 और 3 8। इसी प्रकार 12 की 225 में तो 12 पंजे 60, और 12 दूनी 24, 24 और 36, और 12 दूनी 24 और 3, 24 और 3 हो जाते हैं आपके 27। और 2 की 275 में तो 2 पंजे 10, और 2 सत्ते 14 और 1 15, और 2 दूनी 4 और 1 5। 2 की 325 में तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 तिया 6। तो ये हो जाता है आपका एक्स आई इंटू एफ आई। इसके बाद आपको माध्य का फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि क्या होता है कि एक्स बार बराबर होता है कि सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये होता है आपके माध्य का फॉर्मूला। तो इसका आपको यानी एक्स आई इंटू एफ आई का आपको योग करना पड़ेगा। तो योग कितना आ जाएगा इसका कि 5, तो 5 का 5 रहेगा, और 7 और 5 12, 12 और 5 17 का 7 हासिल 1, तो 6 14, 14 और 7 21, और 21 और 5 21 और 5 26, 26 और 6 32, 32 का 2 हासिल 3, 3 और 2 5। तो ये हो जाता है 5275। तो इसका योग 5275 और बट्टे सिग्मा एफ आई यानी इनका परिवारों का योग कितना था कि 25। तो 25 में इससे हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा कि 25 दूनी 50, 2 बचे 27 हो गए, 25 सेकंड 25, 2 बचे 25 सेकंड 25 सेकंड 25। तो ये आ जाएगा आपका माध्य 211। दिस इज आंसर। तो आइए दोस्तों आप क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि बोल रहा है कि सभी खंड कीजिए। यानी इसमें आपको 4 खंड दिए हैं, चारों खंड करना आपको अनिवार्य है। तो इसका पहला पार्ट यानी के पार्ट दिया है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। यानी आपको एक ए बी सी डी एक आयताकार खेत दिया है, आपकी छोटी भुजा ए बी है और बड़ी भुजा बी सी है। तो ये जो आपकी छोटी भुजा है इससे ये जो विकर्ण है आपका बी डी ये 60 मीटर अधिक है, और ये बड़ी भुजा जो है कि छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें कि मान लेंगे कि माना छोटी भुजा बोले तो कौन सी छोटी भुजा है कि ए बी बराबर x सेंटीमीटर। तो विकर्ण कितना हो जाएगा आपका कि विकर्ण बी डी ये हो जाएगा आपका x प्लस के 60, क्योंकि ये छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक था। और बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी आपकी कि बड़ी भुजा कौन सी थी आपकी कि BC, ये हो जाएगी आपकी x प्लस के 30, क्योंकि ये 30 मीटर अधिक थी छोटी भुजा से। तो ये हो गया आपका x प्लस के 60, और ये हो गया आपका x प्लस के 30, और छोटी भुजा कितनी होगी आपकी कि x मानी थी हमने। तो हमें पता है कि आयताकार का प्रत्येक कोण कितना होता है कि 90 एंगल कोण होता है। तो ये राइट एंगल बन गया, तो राइट एंगल बन गया तो हम त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रयोग कर सकते हैं। तो त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है हमारी कि कर्ण का वर्ग बोले तो x प्लस के 60 का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो जब इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 60 का वर्ग यानी 3600, और प्लस इसका दोगुना करेंगे तो ये 120x, और एक्स स्क्वायर और प्लस के इसका होल वर्ग खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस के इसका वर्ग 900,
और प्लस इनका दुगुना यानी 60x। तो एक एक्स स्क्वायर था तो एक एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। और उसके बाद आपका क्या बचा कि यदि आप इसको पहली तरफ लेके जाएंगे तो ये तो रहेगा आपका एक्स स्क्वायर, और कितने हैं आपके प्लस के 60x, ये 120 को पहली तरफ लेके जाएंगे तो माइनस के 60x बचेंगे, तो माइनस के 60x। और ये कितने हैं आपके 900, लेकिन 3600 जब इधर को लेके जाएंगे तो ये बचेंगे आपके माइनस के 2700, तो माइनस के 2700 बराबर 0। तो अब आपको 2700 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के घटा के 60 आ जाए। तो 2700 के कैसे गुणनखंड करेंगे कि यदि हम इसको 9 से काटते हैं तो 300 बार जाएगा, और यदि 5 से काटते हैं तो 60 बार जाएगा, फिर 5 से काटते हैं तो 12 बार जाएगा, और 6 से काटते हैं तो 2 बार। तो 9 पंजे 45, नहीं इसको ऐसा करो कि 5 सिंह 30 करो और 9 पंजे 45, 45 दूनी 90। यदि 90 में से आप 30 घटाएंगे तो 60 बचते हैं। तो गुणनखंड कितने हो जाएंगे आपके कि एक तो हो जाएगा 90 और एक हो जाएगा 30। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 90x और प्लस के 30x और माइनस के 2700 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन, तो यहाँ से x माइनस 90 बचा, और यहाँ से 30 कॉमन, तो यहाँ से x माइनस के 90 बचा बराबर 0। तो एक कोष्टक में हो जाएगा आपका x माइनस 90 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x प्लस के 30 बराबर 0। तो यहाँ से निकलेगी x बराबर 90 और यहाँ से निकलेगी x बराबर माइनस के 30। और आपको पता है कि भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो आपका जो छोटी भुजा है वो कितनी हो जाएगी आपकी x बराबर 90। तो आपको इसकी भुजा निकालनी थी, तो छोटी भुजा कितनी हो जाएगी, लिख देंगे कि छोटी भुजा AB बराबर 90। और विकर्ण कितना हो जाएगा आपका कि विकर्ण कितना था आपका BD, और BD आपको पता है कि छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक था, तो 90 में 60 जोड़ देंगे तो ये हो जाता है 150। और इसी प्रकार बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी कि बड़ी भुजा आपकी छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक थी, जो कि BC बराबर कितना कि 90 प्लस के 30, तो ये हो जाता है 120 मीटर। ये भी मीटर और छोटी भुजा भी मीटर, तो ये हो जाएंगे आपके आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के ख पार्ट पे चलते हैं, जो कि दिया है कि दी गई आकृति में ABC 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपका एक त्रिज्या खंड दिया है, तो BC को व्यास मानकर एक वृत्त बनाया गया है, तो इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे पहले समझ लेते हैं कि एक बार नोट करो दोस्तों कि ये आपका त्रिज्या खंड है, तो यदि आप इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपका केवल ये वाला क्षेत्र बचेगा। और ये वाला क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे कि यदि आपका जो BC को व्यास मानकर जो अर्धवृत्त खींचा गया है, इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से यदि आप ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो आपको केवल छायांकित भाग बचेगा। तो आ गया होगा क्वेश्चन समझ में दोस्तों। आइए अब इसे सरल करते हैं। तो इस बात को मैं लिख देता हूं पहले कि छायांकित यानी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पहले हम ये निकालेंगे कि BC, यहां कोई नाम डाल देता हूं BCY, तो BCY का क्षेत्रफल बराबर BCY का क्षेत्रफल बराबर होगा कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और माइनस ट्रायंगल का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये वाला क्षेत्र बचेगा। तो ट्रायंगल क्या आपका कि ये आपका राइट एंगल बनना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो BCY का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि आपको पता है कि पूरे क्वाड्रेंट में पूरा वृत्त बनता है, तो आपको ये चौथा भाग दे रखा है, तो वृत्त का ये कौन सा भाग हो जाएगा कि चौथा भाग, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई r स्क्वायर, तो इसका चौथा भाग कर देंगे तो ये आपका त्रिज्या खंड निकल कर आ जाएगा। और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है कि 1/2 आधार आपका यानी AC है, और इनटू हाइट कितनी है आपकी AB। तो जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो पाई का मान लगा सकते हैं हम 22/7। यदि आपको किताब में दे रखा होता 3.14 तो आप उसके किताब के हिसाब से लगाते हैं, जब नहीं दिया है तो 22/7 लगाएंगे। तो 22/7 और इंटू 1/4 आपके पास है थाई, और R का मान 14 इंटू 14 और माइनस 1/2 AC 14 है आपकी और AB भी 14 है। तो जब इसे काटेंगे तो ये आपका कट जाएगा 2 1 2 और ये 11 दूनी 22 और ये 2 से 2 सत्ते 14, तो ये 7 से 7 कट जाएगा। तो बचा कितना आपका 11 की गुणा आपको 14 में करनी है,
तो 14 एकन 14 का 4 हासिल 1 और 14 एकन 14 और 1 15 यानी 154 और माइनस ये कितना हो जाएगा कि 2 सत्ते 14 14 सत्ते 98। तो ये जब 154 में से 98 घटाएंगे तो ये बचेंगे आपके 56। तो ये हो जाता है वर्ग सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है कि इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस BCY का क्षेत्रफल घटा देंगे तो छायांकित भाग निकल जाएगा। अब लेकिन जब BC को मानकर अर्धवृत्त खींचा गया था तो इसकी हमें त्रिज्या भी तो पता होनी चाहिए। तो इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, ये राइट एंगल बनना है तो पाइथागोरस का प्रयोग कर तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा कि BC का वर्ग बराबर आधार का वर्ग और प्लस लंब का वर्ग। तो BC का वर्ग बराबर 14 का वर्ग कितना होता है 196 और प्लस 14 का वर्ग 196। तो BC का वर्ग बराबर 196 और 196 कितने हो जाते हैं आपके कि 392। तो अब दोनों और वर्गमूल लेने पर तो BC बराबर कितना आ जाएगा कि आप इसका वर्गमूल कैसे लेंगे कि 392 का कि ये 2 से काटेंगे तो 196 बार गया, फिर 2 से काटेंगे तो 2 नीम 18 2 अट्ठे 16, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 नीम 18, उसके बाद 7 से 7 7 49। तो ये वर्गमूल से 2 का जोड़े में से 1 लेते हैं और इसमें से तो ये 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28 और 28√2 तो ये आ जाएगा आपका 28√2। तो BC आपको मिल गई 28√2। तो ये तो आपका व्यास हो गया। तो आप जब इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी कि व्यास की आधी होती है तो 28√2/2 तो ये हो जाएगी आपकी 14√2। तो R बराबर कितनी आ जाएगी 14√2। तो अब आपकी इसकी त्रिज्या मिल गई तो अब इसका अर्धवृत्त का आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो मैं रफ कर रहा हूं पहले। तो अब सेमी सर्कल का क्षेत्रफल कितना होता है कि पूरे वृत्त का πr² होता है तो उसका आधा कर देंगे तो वो अर्धवृत्त का आ जाएगा यानी सेमी सर्कल का आ जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2 πr²। तो 1/2 इंटू पाई का मान 22/7 लगाएंगे और इंटू आर का मान कितना निकला कि 14√2 इंटू 14√2। तो ये 7 से 7 दूनी 14 और 2 से 2 खत्म। तो ये बचा आपका ऊपर कि 22 इंटू √2 और इंटू 14√2। क्या केवल आपका यही बचा ना, एक बार चेक कर लेते हैं कि यहाँ से 22 बचा और यहाँ से आपका √2 बचा और यहाँ से 14√2 बचा, यानी सही है ना। तो अब आपको क्या करना है कि इसकी गुणा करनी है। जब 14 की 22 में गुणा करेंगे 14 दूनी 28 हासिल 2 और 14 दूनी 28 और 2 30 और इंटू √2 की √2 में करेंगे तो 2। तो जब इसकी गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा कि 2 अट्ठे 16 का 6 और 1 और 2 3 6 यानी 616। तो ये आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर तुम्हारा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो अब आपको छायांकित भाग निकालना है। तो छायांकित भाग बराबर होगा कि आपको अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस BCY का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यानी सेमी सर्कल में से आपको क्या घटाना है कि BCY का क्षेत्रफल, BCY का क्षेत्रफल। तो सेमी सर्कल का क्षेत्रफल आपका कितना निकला था 616 और माइनस BCY का क्षेत्रफल कितना निकला था कि 56। तो जब इसे घटाएंगे 616 में से 56 तो ये 6 में से 6 गया तो 0 और 1 में से 5 यानी 11 में से 5 गए तो 6 और यहाँ पे बचेंगे 5 यानी 560 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के गै पार्ट में आपको त्रिभुज की रचना करनी है और जिसके लिए आपको पेंसिल प्रकार पैमाने की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 का गै पार्ट करा रहा हूँ। तो जो दिया है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए, यानी आपको एक सारणी दे रही है और जिसमें आपको वर्गांतराल दिया है और बारंबारता दे रखी है। तो इसकी माध्यिका कैसे निकालेंगे कि सबसे पहले आपको संचय बारंबारता यानी CF निकालना पड़ेगा। और CF कैसे निकालते हैं कि 2 यूं के तो लिखते हैं, इस प्रकार हम इसमें जोड़ते चले जाते हैं। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 7 जोड़ेंगे तो 13, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 और 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18। तो ये हो जाती है आपकी संचय बारंबारता। अब इसके बाद आपको माध्यिका का फॉर्मूला आना चाहिए कि माध्यिका का फॉर्मूला होता है आपका L प्लस कोष्टक में NY2 माइनस के CF और बट्टे F और इंटू में H। तो ये होता है आपकी माध्यिका का फॉर्मूला। अब यहाँ पर दोस्तों N CF L F H क्या होते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि n जो होता है वो बारंबारताओं का योग होता है और ये जब जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 18, क्योंकि सच्ची बारंबारता का जो लास्ट पद होता है ना वही बारंबारताओं का योग होता है। तो जब इसका
आधा करेंगे n/2, तो ये आ जाता है आपका 9। तो 9 आपके 13 के बस में आ जाता है, तो इसके सामने वाला आपका वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो इसका जो निम्न सीमा है, वर्ग निम्न सीमा, वो l का मान हो जाता है आपका 20। और जस्ट इसके सामने वाला बारंबारता के नीचे आपका कहलाता है f, तो f का मान हो जाएगा आपका 7। और CF क्या होगा हमारा कि वर्ग अंतराल के सामने वाला CF के सामने से ऊपर वाला आपका CF कहलाता है, तो ये हो जाएगा आपका CF। तो CF बराबर हो जाएगा आपका 6। तो और h का मान, जितना वर्ग अंतराल में अंतर होता है तो 10 का अंतर है, तो h का मान 10 हो जाएगा। जब इसमें पुट करेंगे तो 20 प्लस के यानी n/2 ये आया था आपका 9, और माइनस के CF 6 था, और बटे f का मान कितना था आपका 7, और इंटू h का मान कितना था 10। तो ये 20 प्लस के 9 में से 3/7 और इंटू 10। जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाता है आपका 140 और प्लस यानी 30/7। तो 140 और 30 होते हैं 170/7। जब इसमें भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचे, 7 चौक 28 और 2 बचे 20 हो गए, तो 7 दूनी 14, 6 बचे 60 हो गए, तो 7 यानी 8 7 56 समथिंग 24.28 आपका माध्यिका आ जाएगी। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, जो कि दिया है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 25 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित दो बिंदुओं ए और बी जो एक ही सीधी रेखा में हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैं समझाता हूं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आपको मीनार दे रखी है, जहां से आपको उसी समतल रेखा में, सीधी रेखा में दो बिंदु दे रखे हैं। एक तो 25 मीटर की दूरी पर है और एक 100 मीटर की दूरी पर है। तो जो 25 मीटर दूरी पर दिया है इसका उन्नयन कोण, और जो 100 मीटर की दूरी पर बिंदु दिया है उसका उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो आपको इस मीनार की हाइट निकालनी है। तो आपको पता है कि उन्नयन कोण क्या होते हैं कि जिनका योग 90 अंश होता है वह उन्नयन कोण कहलाते हैं। तो माना उन्नयन कोण क्रमशः एक मान लेते हैं अल्फा, तो दूसरा हो जाएगा आपका 90 माइनस के अल्फा, क्योंकि इनका योग 90 अंश हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा है, तो ये 90 माइनस के अल्फा होगा। ये क्वेश्चन में आपसे कहा है। तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालेंगे कि 10, इसके नाम डाल देता हूं कि ABCD, तो त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज ABC में तो कोण यानी 10 अल्फा बराबर क्या हो जाएगा कि लंब AB बटे आधार, आधार कितना आपका BC, तो 10 अल्फा बराबर AB आपको H दिया है और BC आपको 25 दिया है। तो इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद आते हैं हम त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, तो 10 90 माइनस के अल्फा क्या हो जाएगा कि लंब, लंब कितना है आपका AB और आधार कितना है आपका BD। तो 10 90 माइनस अल्फा क्या होता है कि कॉट अल्फा, और कॉट अल्फा और AB कितना दिया है, AB आपको H दिया है बट्टे BD कितना दिया है आपको 100। तो यहाँ से कॉट को लिख सकते हैं आप 1/10 अल्फा और ये H/100। तो यहाँ से आप इसे चाहे समीकरण नंबर सेकंड मान लो, अब समीकरण नंबर फर्स्ट से 10 अल्फा की वैल्यू आप इसमें पुट कर सकते हो। तो जब इसमें पुट करेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट से तो 10 अल्फा की जगह H/25, तो 1 यानी H/25 बराबर और H/100 आपके पास था ही। तो ये आपका तीसरे नंबर की चीज़ ऊपर पहुंच जाती है, ये हो जाएगी 25/H बराबर H/100। तो मल्टीप्लाइज करेंगे, कैंची की गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा H² और ये हो जाएगा 2500। दोनों और वर्गमूल लेंगे तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा कि प्लस माइनस के 50। तो H बराबर नेगेटिव हाइट कभी हो नहीं सकती, तो इसीलिए H बराबर आपका आ जाएगा 50 मीटर। दिस इज आंसर। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 के ख पार्ट पे चलते हैं, जो कि दिया है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। स्थिर जल में उसकी तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों जो हमें निकालना होता है उसी को हम मान लेते हैं। तो माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर
प्रति घंटा और स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता है कि जब भी धारा के अनुकूल तैरेंगे तो उनकी चाल जुड़ जाती है, यानी ऋतु की और पानी की चाल जुड़ जाती है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगी आपके अनुकूल में कि x प्लस के y, और यदि आप प्रतिकूल तैरेंगे तो उनकी चाल घट जाती है, तो चाल x माइनस के y। तो प्रश्नानुसार कि आपको पता है कि फॉर्मूला होता है आपका चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो जब ऋतु धारा के अनुकूल में 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है तो चाल कितनी हो जाएगी? अब अनुकूल तैर रही है तो चाल हो जाएगी आपकी x प्लस के y, और दूरी है आपकी 20 किलोमीटर और समय है आपके पास 2, तो 2 धाम 20, तो x प्लस के y बराबर आ जाएगा आपका 10। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर सेकंड। यानी ये कब था? जब वो अनुकूल तैर रही थी। उसके बाद जब प्रतिकूल तैरेगी तो क्या हो जाएगी? चाल घट जाएगी। तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, तो चाल कितनी हो जाएगी? x माइनस के y, और दूरी कितनी है आपकी? ये दूरी आपकी है 20 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर, और समय कितना कि समय 2 घंटा, तो 2 दूनी 4, तो x माइनस के y बराबर 2। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर सेकंड। और समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से तो x प्लस के y बराबर 10 दिया है, तो इसे जोड़ने पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 12, और ये हो जाएगा x बराबर 6। अब x का मान समीकरण नंबर फर्स्ट से, तो ये है आपका x माइनस के y बराबर 2 है, तो x के वैल्यू 6 रखेंगे तो माइनस के y बराबर 2, तो माइनस के y बराबर माइनस के 4 बचेंगे, तो माइनस के माइनस कैंसिल आउट, तो y बराबर हो जाएगा आपका 4। तो अब आपने धारा की चाल क्या मानी थी? x किलोमीटर, तो जो कितनी हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और y यानी स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या मानी थी कि y, जो क्या हो जाएगी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएंगे दोस्तों आंसर आपके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का ख पार्ट का 8वां क्वेश्चन दिया है कि निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो कैसे हल करेंगे इसे कि आपको पता है कि जो प्रत्येक के नीचे होता है वो अलग अलग के नीचे हो जाता है, यानी 7x बट्टे XY और माइनस के 2y बट्टे XY बराबर 5। तो ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7/y, और माइनस ये हो जाएगा आपका 2/x बराबर 5। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/x पहले आ जाएगा, और ये हो जाएगा 7/y माइनस के, और ये माइनस के 5। ये हो जाएगा आपकी समीकरण नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका 8x अपॉन के XY प्लस के 7y अपॉन के XY बराबर 15। तो x से x खत्म, y से y खत्म, तो ये 8/y और प्लस के 7/x बराबर 15। तो इसे हम पहले लिख सकते हैं कि 7/x प्लस के 8/y और बराबर 15। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर सेकंड। अब उसके बाद आपको इसे रैखिक युग्म में बदलना है, तो यानी 1/x, यानी इसे हम लिख सकते हैं कि 2 इंटू 1/x और माइनस के 7 इंटू 1/y और बराबर माइनस के 5। और इसको भी हम ऐसे बदल सकते हैं कि 7 इंटू 1/x और प्लस के 8 इंटू 1/y बराबर 15। तो 1/x और 1/x को मान लेंगे हम a और 1/y को मान लेंगे b, तो यानी लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका कि 2a और माइनस के 7b बराबर माइनस के 5। तो ये मान लेते हैं समीकरण नंबर थर्ड। इसी प्रकार ये हो जाएगी आपकी 7a और प्लस के 8b बराबर 15। ये हो जाती है आपकी समीकरण नंबर चौथी। तो समीकरण नंबर तीसरी और चौथी से यानी ये हो जाएगा आपका 2a और माइनस के 7b और बराबर माइनस के 5। तो इनके गुणांक सेम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इसमें 2 की गुणा करनी पड़ेगी और इसमें 7 की करनी पड़ेगी। तो 2 की करेंगे तो 2 सत्ते 14a माइनस के 8 दूनी 16b, सॉरी प्लस के, और बराबर 15 दूनी 30। और इसमें करेंगे तो 14a और माइनस के 7 7 49b और बराबर 5 सत्ते 35। तो अब इसे घटाने पर तो ये प्लस ये कैंसिल आउट, और 16 और 49 कितने हो जाएंगे कि भी हो जाएंगे आपके 65b, और ये कितने हो जाएंगे कि 30 और 35, यानी ये भी आपका 65। तो 65 से 65 कट जाएगा एक बार, तो b का मान कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 1। अब b का मान समीकरण नंबर यानी समीकरण नंबर थर्ड में रख दो या फोर्थ में रख दो, तो समीकरण नंबर थर्ड से, तो समीकरण नंबर थर्ड कौन सी है आपकी कि 2a माइनस के 7b, तो b की जगह आप रख देंगे 1 और बराबर है आपका माइनस के 5।
तो 2a बराबर माइनस के 5 और ये माइनस के 7 पल्ले की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के 7। तो 2a बराबर हो जाएगा आपका प्लस का 2 बचेगा और 2 से एक बार कट जाएगा तो a का मान भी आपका 1 आ जाएगा। अब a और b को जो आपने माना था वहां रखेंगे तो 1/x बराबर a, तो इसका मान 1 आया था, कैंची की गुणा करेंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। अब इसी प्रकार आपने 1/y को b माना था तो 1/y की b की जगह कितना रखेंगे कि 1 रखेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे तो y का मान भी आपका 1 आ जाएगा। तो x और y के मान दोस्तों क्या हो जाएंगे आपके कि x बराबर 1 और y बराबर 1, ये हो जाएंगे दोस्तों आपके हल। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसी प्रकार पेपर हल करके आए होंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों मुझे वीडियो बनाने के लिए आपका सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यदि आपका सपोर्ट होगा तो मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूंगा। और दोस्तों जिन बच्चों के कितने नंबर हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों उम्मीद रखता हूं कि आपका रिजल्ट अच्छा आए। तो थैंक यू दोस्तों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.